हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर है जो उसकी शुरुआत करेंगे। चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी कि पदार्थ। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हमारे आज के चैप्टर का नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य। जो 5वां अध्याय है, अध्याय जो है हमारा 5 है, इसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या नाम है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तथा या एवं, किताब में जैसे कि एवं भी एवं की तरह लिखा है, तो जो भी है चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी कि मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके अंतर्गत हम जो है क्षण चुंबक और भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और अपना आगे स्टडी करेंगे जो है भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। और बार मैग्नेट का जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हालांकि बीच में 2 दिन जो है वीडियो नहीं बन पाई, कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाई। हालांकि वो प्रॉब्लम अभी समाप्त नहीं हुई है, फिर भी हमने उसमें से टाइम निकाल करके वीडियो आज सोचे कि आज वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर का जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड अध्याय है जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत कम है। केवल हम लोग थ्योरी इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कम है, तो ज़्यादा समय नहीं लेगा। अन्य चैप्टरों की अपेक्षा ये कम समय लेगा। आगे के 2 चैप्टर थ्योरी न्यूमेरिकली मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आगे हैं, जैसे एसी करंट है, विद्युत प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें फैराडे का लॉ है, लेंज का नियम है, फैराडे के दोनों नियम हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें वो न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल है, दोनों चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी है। तो इसमें हम लोग चुंबकीय मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। लौ चुंबकीय जो होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, तीनों में डिफरेंस का है। जो लौ चुंबकीय, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, वो क्यों ज़्यादा फेरो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, बाकी क्यों नहीं होते। तो ये सारा मतलब थ्योरेटिकल है एक तरह से। तो बेसिकली इसमें जो हम लोग जो है वो चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे। उसकी एनालॉजी होगी जैसे कि विद्युत क्षेत्र था, उसी तरह से उसी के आधार पर, उसी के बेस पर हम लोग सारे फार्मूले लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है ना? जो हमने रिजल्ट निकाले थे विद्युत क्षेत्र का, वही रिजल्ट उसी एनालॉजी के आधार पर, बेस पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का जो रिजल्ट निकालेंगे। प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब प्रूफ में देयर इज़ नो डिफरेंस, उसके और यहाँ के प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला ही पढ़ेंगे और केवल थोड़ा सा वर्डिंग, अक्षर, नाम अलग हो जाएंगे। वहाँ पे जो आवेश थे 2 तरह के थे, यहाँ भी जो है ध्रुव हैं वो 2 तरह के होंगे, बशर्ते आवेश पृथक था, यहाँ पृथक नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि चुंबक की कहानी तो आप लोग पहले से जानते हैं। बार मैग्नेट जैसे प्राकृतिक चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये जो चुंबक शब्द आया था ये यूनान से आया था। यूनान का एक द्वीप है जिसको मैग्नेशिया कहा जाता है। तो वहाँ के खदान से जो ऐश निकलते थे वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। तो मैग्नेशिया शहर में पाए जाने के जो यूनान का एक द्वीप था, ये 600 ईसा पूर्व की बात है, 600 BC की बात है। तो उसमें एक ऐसा मैग्नेट, मतलब ऐसा पत्थर पाया गया था काला या ऐश मिला था कि जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता था। उस द्वीप में रहने वाले घरेलियों की ये शिकायत थी
कि उनके जो जूते में कील लगी थी वो पत्थरों से चिपक जाते थे, या उनकी जो लाठी थी वो लाठी होती थी उसका जो कवर था वो लोहे का था, वो जहाँ रखते थे वो चिपक जाते थे, तो उसको उठाने में और गणेरियों को चलने में जो है दिक्कत महसूस होती थी। तो मैग्नीशिया शहर में के गणेरियों को ऐसी शिकायत है, एनसीईआरटी बुक में हालांकि ये चीज़ दिया हुआ है, आप कक्षा 8 में भी ये चीज़ को पढ़े होंगे। तो कहानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे चीन यूनान के लोग उसका इस्तेमाल दिशा ज्ञात करने में भी करते थे। तो दैसिक गुण भी पाया जाता था, क्योंकि उनको स्वतंत्रतापूर्वक अगर लटका दिया जाता था, वही चीज़ हम लिखने वाले हैं, तो वो फेस करते थे उत्तर और दक्षिण दिशा में, मतलब किधर भी दिशा में हो, एनी डायरेक्शन, लेकिन लटकाने के बाद वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाते थे। तो क्यों ठहरते थे ये भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो है कि भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे जो आगे वाला चैप्टर, तो वहाँ डिटेल में भी इसकी चर्चा करेंगे। पृथ्वी का चुंबकत्व का मतलब कैसे पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, उसकी डिस्कवरी क्या है, कैसे कैसे है, सारी चीज़ें हैं। तो मैग्नीशिया शहर में पाए जाने के बाद से वहाँ सा वर्ड आया मैग्नेट, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है चुंबक। तो चुंबक शब्द वहीं से आया। मैग्नीशिया शहर था, नगर जो था, यूनान का एक द्वीप था, वहाँ मिलता था इस तरह की चीज़ें, तो वहीं से मैग्नीशिया के आधार पर उसका नाम अंग्रेजी में मैग्नेट हुआ, इसका हिंदी चुंबक होता है। तो हमें उस कहानी पे नहीं जाना है, उसकी प्रॉपर्टी पे जाना है जो वहाँ से निकल कर के आई। तो कहानी आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, आप पिछली भी किताबों में दे रखा है, चुंबक जो भी चैप्टर होंगे तो वहाँ दे रखा है। हम सीधे सीधे बात करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है वो है बार मैग्नेट के गुण क्या होते हैं और वो कितने प्रकार का होता है। मैग्नेट में ध्रुव, जैसे कि आवेश 2 तरह का होता है, तो यहाँ भी 2 ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो कैसे पता करते हैं सारी चीज़ें। जैसे एक धारावाही कुंडली होती है, वो भी एक चुंबकीय ध्रुव की तरह व्यवहार होती है, उसकी ध्रुवता कैसे बदल जाती है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है, और हमने बताया भी कि करंट की डायरेक्शन देख करके उसकी ध्रुवता का पता लगाया जा सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू कर देते हैं। आपको उसकी कहानी भी पढ़िएगा, जो वो उसकी जो भूमिका होगी, हमने एक थोड़ा मोटा मोटा हमने बता दिया कि चुंबक शब्द आया कहाँ से। तो ये यूनान का एक द्वीप था मैग्नीशिया, जहाँ पे अयस्क पाए जाते थे, काले पत्थर, उसके माइनर में जो खदान थी उसके वहाँ पे, जो कि लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करते थे। वहाँ के जो गडेरिए थे, चरवाह थे, उनको ये शिकायत होती थी कि वो चलते हैं तो उनका पैर ज़मीन से चिपक जाता, उनकी लाठी चिपक जाती है, क्योंकि उनकी जूतों में लोहे की कील थी, लाठी में लोहे का कवर था, तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। तो बाद में उसका बहुत सारा इस्तेमाल हुआ। तो जो जो इस्तेमाल, जो जो गुण प्रदर्शित करता है, उन्हीं गुण को हम लोग आज अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो उन गुणों के बारे में हमें चर्चा करना है कि जो चुंबक आया, जो प्राकृतिक चुंबक था, फिर इसके बाद कृत्रिम चुंबक बना, तो प्रॉपर्टी क्या शो करता है, उनकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी से, क्योंकि उनकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाओं कल्पना की गई थी फैराडे के द्वारा, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जो है चुंबकत्व संबंधित कुछ तथ्य के बारे में जानकार लेते हैं, बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व से संबंधित कुछ तथ्य। चुंबकत्व मतलब है क्षण चुंबक, यहाँ पे लिख लीजिए क्षण चुंबक के बारे में, जो कि कृत्रिम चुंबक है। तो चुंबकत्व से संबंधित बार मैग्नेट के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहली बात ये थी कि जैसे जब किसी क्षण चुंबक हो, चाहे मतलब जो प्राकृतिक चुंबक था उसी की बात करें, जो पत्थर के रूप में होता था काले, तो जब किसी क्षण चुंबक को या चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, तो उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो
भौगोलिक दक्षिण जो दिशाएं होती हैं उस दिशा में आकर ठहरता है। एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है भौगोलिक, और एक सिरा दक्षिण सिरा में ठहरता है भौगोलिक। एक उत्तर में एक दक्षिण, डायरेक्शन आप जानते हैं। तो उनके चुंबक में दो ध्रुव होते थे, एक का नाम दक्षिणी ध्रुव रखा गया, एक का नाम उत्तरी। मतलब जो दक्षिण दिशा में ठहरा था वो ध्रुव दक्षिणी कहलाया, और जो उत्तर दिशा में ठहरा था वो ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाया। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिख देते हैं कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो कहाँ ठहरता है? उसके जो सिरे होते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहरते हैं। तो जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, यानी यहाँ लिखेंगे कि जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तथा जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी यानी साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और एक दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक, और ऐसा देखा गया कि समान ध्रुवों में, यानी दो चुंबकों के समान ध्रुवों में क्या होता था? प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में क्या होता था? आकर्षण होता था। जैसे आवेशों में था कि समान चार्ज था तो प्रतिकर्षण था, और विपरीत था तो आकर्षण था। बिल्कुल वही एनालॉजी है। तो लिखेंगे कि समान ध्रुवों में, मतलब हम गुण एकदम चुंबक के गुण की तरफ चल रहे हैं बेसिक से। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जो समान ध्रुव में था बहुत ही वो प्रतिकर्षण होता था, जैसे यन मतलब साउथ पोल में प्रतिकर्षण, और उत्तरी पोल में जो नॉर्थ पोल में है तो प्रतिकर्षण साउथ और नॉर्थ में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता था? आकर्षण होता। हालांकि उत्तरी ध्रुव को हम लोग यन से और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग यस से प्रदर्शित करेंगे। उसे दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिणी ध्रुव को हम यस मतलब साउथ, और उत्तरी ध्रुव को मतलब यन। तो हम यन से दक्षिणी को यस से और उत्तरी को यन से प्रदर्शित करते हैं। हमें यहीं पे लिख लेना चाहिए था ऊपर ही, है ना। तो उसे उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव का मतलब होता है यन, और तथा उसे दक्षिणी ध्रुव का मतलब होता है यस कहते। ठीक, तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक, तो चुंबक को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। तीसरी बात आती है कि चुंबक के उत्तरी तथा
दक्षिणी ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। चाहे चुंबक को कितना भी छोटा कर दें, कितना भी परमाणु के आकार का भी कर दें, तब भी इसमें यन और यस साथ साथ में, मतलब चुंबक को चाहे कितना भी छोटा कर दें, इसमें यन और यस क्या होते हैं, साथ साथ मिलते हैं, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब सिंगल जो पोल होता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो दोनों साथ साथ में होंगे। तो कहने का मतलब हुआ अर्थात कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। मतलब जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव यानी यन, जो सिरा दक्षिण ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव यस कहते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हम इसके आगे चलते हैं, इसके और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। फिर हम इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो इनसे निकलती हैं। हमने प्रैक्टिकली उसको देखा चुंबकीय सुई की सहायता से। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग पढ़ेंगे जो भूचुंबकत्व है ना, कि क्यों आखिर में वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यानी कि कोई इस पे बल लगाता है, जो बल आघूर्ण लगाता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय सुई हो, चुंबक हो, उसको घुमा करके उत्तर दक्षिण दिशा में कर देता है। तो बस इसके आगे उसी का है, मतलब डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अब इसके चौथी बात जो होती है कि चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं वो एकदम सिरे पे नहीं होते हैं, सिरे से कुछ अंदर होते हैं। यानी कि जो ध्रुव नहीं होते, ये बार मैग्नेट अभी दिखाएंगे, ये है जैसे, तो ये यस होता है, यहाँ पे एक यन होता है। तो देखिए एकदम सिरे पे नहीं होते बल्कि सिरे से कुछ अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यस और यन के बीच की ये जो दूरी है इसी को हम लोग प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। बीच में इसका सेंटर होता है जो 2l होता है, किसको सुविधा के लिए 2l मानते हैं। अगर ये इसका सेंटर है तो ये l होगा और ये ठीक। तो यस और यन जो है एकदम सिरे पर नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंदर होता है। इसकी जो पूरी लेंथ है, ये जिसको हम लोग यल कहेंगे, तो जो 2l होती है, जो प्रभावकारी लंबाई होती है 5/6, यल की 5/6 गुना होती है। यल की क्या होती है, मतलब प्रभावकारी लंबाई की क्या होती है। तो यही सारी बातें हैं, इसको नोट कर लिया जाए। तो अगला पॉइंट जो होता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को इसका अक्ष कहते हैं। ये भी है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा पास होती है दोनों ध्रुवों से, वो उसका अक्ष होता है। हाँ, ये भी पॉइंट है चौथी, कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को इसका अक्ष कहते हैं।
क्या कहते हैं, अक्ष। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को इसका अक्ष कहते हैं। जैसे ये है, ये चुंबक है, क्षण चुंबक है, ये यस ध्रुव है, यस है, और ये यन है। तो ये जो इससे पास होती है ये क्या कहलाती है, अक्ष। ठीक। अब पांचवी बात यही है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक की प्रभावकारी क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। और इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। कितने से, 2L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अभी जैसा कि हमने बनाया था कि एक बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है, यन है, यस है, ये जो है 2L होती है। और पूरे इसकी जो पूरी लंबाई अगर बात करें तो ये पूरी लंबाई कैपिटल L होती है। तो 2L जो होती है पूरे का 5/6 होती है। तो उसकी लंबाई होती है, एक प्रभावकारी लंबाई होती है जिसको हम लोग 2L कहते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और ये इसका अक्ष हो गया। और सॉरी, यहाँ पे एक चीज और है इसमें कि अभी हम लोग ध्रुव सामर्थ्य की बात करते हैं कि जैसे चुंबक का आवेश का जो प्रभाव होता है, जो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग माइनस, नेगेटिव होता है तो -Q से, पॉजिटिव होता है तो +Q से, तो उसका जो वैल्यू होता है चार्ज, कितना आवेश है किसी वस्तु के ऊपर, जिसको हम लोग Q से, प्लस पॉजिटिव है तो +Q से, या नेगेटिव है तो -Q से। उसी तरह से चुंबक का जो शक्ति है, जिसको हम लोग ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो ध्रुव सामर्थ्य होती है, इसको हम लोग जो है चुंबक के ध्रुवों की जो शक्ति होती है, जिसको हम लोग ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, तो नॉर्थ वाले को हम लोग यम, मतलब जिसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से, तो इसकी ध्रुव सामर्थ्य को जो नॉर्थ पोल होता है इसको +M से, और जो साउथ का होता है उसको -M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो यम होता है, ध्रुवों की जो सामर्थ्य होती है, यानी चुंबक की जो ध्रुवों की शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ है कि चुंबकत्व जो है इसके किनारे पर नहीं, यहाँ पे सारा चुंबकत्व कहाँ होता है, ध्रुवों पे होता है, किनारों पे नहीं। किनारों से थोड़ा हट के होता है, मैं पहले ही बता दूँ। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य को, दोनों ध्रुवों की शक्ति को, है ना, ध्रुवों की शक्ति को या सामर्थ्य को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों की शक्ति को ध्रुव शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को
प्लस m से तथा दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य को ध्रुव सामर्थ्य को -m से प्रदर्शित कर। चुंबक के दोनों ध्रुवों की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को +m से प्रदर्शित तथा दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य को -m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 बोर्ड की तरफ और चलते हैं। इसके बाद हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे, उसके 2-4 बोर्ड पढ़ेंगे। इसके बाद और भी कुछ है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, चलिए अब क्या है कि जैसे कि आवेश के जैसे विद्युत द्विध्रुव होता था, उसके 2 चार्ज होते थे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय होता था जिसमें 2 बराबर और विपरीत आवेश जो होते थे एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते थे, जिनके बीच की दूरी को भी हम लोग 2l से ही प्रदर्शित करते थे। तो इसका एक चुंबकीय द्विध्रुव जैसे विद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता था जिसको p से प्रदर्शित करते थे। वो भी एक सदिश राशि होती थी जिसका डायरेक्शन -4 से +4 की ओर होता था। ठीक उसी के एनालॉगी पे आधार पर बेस पे हम लोग इसकी जो भी पॉइंट है, छठे जो भी है लिखेंगे। तो किसी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं जिसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते थे। जैसे कुंडली था, उसका चुंबकीय द्विध्रुव हम लोगों ने निकाला था, तो जो NIA आया, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो कुंडली का जो है वो चुंबकीय आघूर्ण जो आता था वो m से प्रदर्शित करते थे, जो भी एक वेक्टर राशि है जिसको हम NIA कहते थे। n कुंडली में फेरों की संख्या, I इसमें बहने वाली करंट, A जो एरिया वेक्टर होता था। ठीक, एरिया सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश के रूप में होता है फिजिक्स में। उसका जो तल का जो फेस होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है, तो जो m की डायरेक्शन होती है वही क्षेत्रफल की डायरेक्शन में ही होती है। तो जो उसका फेस होता है वही m की डायरेक्शन होती है। ठीक, तो वही वाली पॉइंट लिखना है कि क्षण चुंबक का या किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, छड़ी की बात हो रही है, सारी चीज क्षण चुंबक के बारे में जो इस तरह का होता है। तो उसे क्षण चुंबक लिखिए या केवल चुंबक लिखिए। क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण के जो होता है m, जिसको वेक्टर रूप में कहते हैं, वो होता है दोनों ध्रुवों की एक सामर्थ्य लेते हैं m × 2l। यहाँ l को वेक्टर फॉर्म में लिया जाता है। ठीक, तो m बराबर, यहाँ चाहे तो वेक्टर लगा सकते हैं या इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो m × 2l, चाहे तो यहाँ वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक, किस और पॉइंट है, तो m की जो डायरेक्शन होती है वो l की डायरेक्शन हम किधर से ले रहे हैं, l को किधर से नाप रहे हैं, उधर से या इधर से। तो l को नापने का जो डायरेक्शन है वो माइनस ध्रुव से प्लस ध्रुव की ओर है। तो स्थिति तो m जो है मैग्नीट्यूड जो इसका होता है वो m × 2l। तो m क्या ध्रुव सामर्थ्य है, 2l क्या ध्रुवों के बीच की दूरी है। m जो है क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है, है। 2l क्या है, ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई है, ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई।
ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई। ठीक, जैसे आपने उसमें पढ़ा था जो P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये ठीक। तो उसी तरह से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं। ये तो एक सदिश राशि होती है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहिए, चुंबकीय आघूर्ण या द्विध्रुव भी जोड़ सकते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो यम से प्रदर्शित किया जाता है ना। तो इसे यहाँ पे दिखाई दिया, यम से प्रदर्शित किया जाता, हमने पहले बता भी दिया था। अब इसका मात्रक उत्तरक, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। इस यम बराबर होता है, कैपिटल यम है और स्मॉल यम इंटू 2L, तो स्मॉल यम बराबर हो जाएगा कैपिटल यम अपॉन 2L। तो इसकी वैल्यू जो ये आएगी। और मात्रक देखा जाए, यम का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर यहाँ लिख लीजिए कि यम का मात्रक 2L का मात्रक, L का मात्रक, तो इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा मीटर। तो यम से एम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, मीटर, एम्पियर मीटर। तो यम का मात्रक जो होता है वो एम्पियर मीटर होता है। ठीक, जिसको हम लोग ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य जो होती है वो यम बटे 2L होती है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यम का मात्रक होता है एम्पियर मीटर और कैपिटल यम जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। हमने पीछे निकाल चुके हैं ये NIA से। तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, आई का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब जैसे कि इसका चुंबकीय, अगर चुंबक को बीचों बीच से काट दिया जाए या उसके लंबवत काट दिया जाए तो इसका चुंबकीय गुण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी पॉइंट है 7वां या 8वां जो भी, जैसे कि ये चुंबक है, N ध्रुव है, यहाँ पे S ध्रुव है। ठीक, अब इनको आधे पर से काट दिया जाए, मतलब इसको सेंटर पर से यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए, जिसका सेंटर है। जाहिर सी बात है ये यल है और इस पूरे का जो यम होता है, इस यम स्मॉल 2L। तो जब इसका हम काट देंगे तो प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, क्योंकि SN तो बन ही जाएगा। तो हमने इसको काट दिया तो इसकी जो प्रभावकारी लंबाई हो गई वो क्या हो गई, आधी हो गई। यही हो गई ना। हमने जब उसको काट दिया तो उसकी प्रभावकारी लंबाई क्या हो गई, आधी हो गई। तो उसका प्रत्येक टुकड़े का क्या हो जाएगा, m इंटू 2L/2, यानी कि m डैश हो जाएगा m इंटू L। ठीक, उसी तरह से अगर हम इसको जो है, ये n है और s है, इसको इस तरह से इसके अक्ष के अनुदिश काट दिया जाए और ये सेंटर है, मान लीजिए ये L है, ये L है। ध्रुव सामर्थ्य m माइनस प्लस m होती है, यानी हम m ही मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये आधा हो जाएगी, आधा निकल गया ना, तो ये m/2 हो जाएगा इंटू 2L है, तो 2 से 2 तब भी कट जाएगा, तो m डैश जो होगा वो m इंटू L। यानी इसका चाहे उसको बीच से काट दिया जाए, चाहे उसके लंबवत, अक्ष के लंबवत काट दिया जाए, चाहे अक्ष के अनुदिश काट दिया जाए, चुंबकीय आघूर्ण
वही आता है, यानी सेम होता है, बदलता नहीं है। क्या होता है? सेम होता है, बदलता नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग जो है इसकी जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण पढ़ेंगे। जो चुंबक से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो हम चुंबक के आसपास चुंबकीय सुई रख करके कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचे गए, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के नाम से जानते हैं। और उन क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या 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 गुण उत्पन्न करती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। 4, 5, 6 इसके गुण हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के थे, बिल्कुल उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, है कि नहीं? एक चीज और है कि अगर कोई चुंबक है, मान लीजिए इस तरह से है, और भी आएगा इसमें, ये यस है, ये एन है, प्रभावकारी लंबाई 2 है, सेंटर है। ठीक, तो लंबाई जो हमेशा ली जाती है वो किस में ली जाती है कि दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई ली जाती है। मान लीजिए इसको अगर हमने ऐसा मोड़ दिया, यू आकार में मोड़ दिया, मतलब है ऐसे मोड़ दिया, वृत्ताकार अर्धवृत्त टाइप का मोड़ दिया, है ना, मतलब जिसकी रेडियस होगी कुछ ऐसे मोड़ दिया, तो ये यस हो गया और ये यन है, मान लीजिए सामने, मतलब 3D में आएगा। तो अब जो है प्रभावकारी लंबाई जो है ये हो जाए, इनके बीच की ये दूरी हो जाएगी, ये प्रभावकारी लंबाई। तो इसका जो रेडियस होगा, अब ये तो प्रभावकारी लंबाई नहीं हो जाएगी, होगी, अब प्रभावकारी लंबाई ये रहेगी। ठीक है ना, यानी कि प्रभावकारी लंबाई दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। उस तरह से इसकी लेंथ ये वाली नहीं ली जाती। कौन सी ली जाती है? ये वाली, यानी एस और एन के बीच की जो दूरी होती है ये प्रभावकारी लंबाई होती है। तो अब जो ये वैल्यू होगी वो रखेंगे, है कि नहीं। इसका जो रेडियस होगा ये उसी की डबल कर देंगे, यानी ये व्यास जो इसका होगा दोनों छोरों का वही रखा जाएगा। तो ये लंबाई प्रभावकारी लंबाई हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह से जब उसको हम अर्धवृत्ताकार में मोड़ देंगे, तो जो वो क्या नाम है, उनके ध्रुवों के बीच की इफेक्टिव लेंथ लिया जाता है। उनके ध्रुवों के बीच की क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ लिया जाता है। तो इफेक्टिव लेंथ उसका रेडियस मतलब व्यास होगा भाई, ठीक है। यानी एस और एम के ये बीच नहीं, ये नहीं, ये तो उसकी लेंथ हो जाएगी जो भी होगी, एक्चुअल लेंथ जो होगी वो पाई आर हो जाएगी। पूरे वृत्त का जो होता है 2 पाई आर, तो ये पाई आर हो जाएगी। अगर ये रेडियस आर आ रहा है तो ये इफेक्टिव लेंथ यहाँ ठीक।
चलिए और भी चीज़ें हैं वो चुंबक के बारे में, पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ लेते हैं या उसको देख ही लेते हैं, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ते हैं। एक आध दो चीज़ें देख लेते हैं, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो एनालॉजी है उस पर चलते हैं या जो भी होगा। चलिए जो भी नंबर रहा होगा इसमें 8वां 9वां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में ही देख लेते हैं। इसके बाद इसकी एनालॉजी जो होती है वो कि वैद्युत क्षेत्र के जितने भी फार्मूले हैं उसी के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड सारे फार्मूले आएंगे। ठीक, तो उसको लिया जा रहा है अभी, पहले लिख लिए हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हालांकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को तो एक अलग नहीं किया जाता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा में कहा गया था कि पॉजिटिव चार्ज को अगर धन आवेश को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाए तो इधर जिस रास्ते का अनुसरण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिस रास्ते का अनुसरण करता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसी तरह से एक कल्पना कर लिया जाए, काल्पनिक रूप से अगर चुंबक का स्वतंत्र रूप से यन ध्रुव इस मार्ग का अनुसरण करता है, यानी क्योंकि यन से ही क्षेत्र रेखाएं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो जिस मार्ग का अनुसरण करता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो हम लोग गुण से ही शुरू करते हैं और गुण से में आपका जो है परिभाषा भी आ जाएगा, उसका गुण भी आ जाएगा, जो भी है ना। तो पहला जैसे गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो निष्कोण वक्र होती हैं। परिभाषा मान लीजिए या उसका पहला गुण मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण मतलब स्मूथली, टेढ़ा बड़ा नहीं तो सीधा, निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, ये इस गुण में ही आएगा परिभाषा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। मान लीजिए जैसे कि ये जो है गुण में ही आएगा उसके कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो यन ध्रुव से निकलती हैं और यस ध्रुव पर जाके मिलती हैं, और चुंबक के भीतर जो होता है वो यस ध्रुव से किधर चलती हैं, यन ध्रुव की ओर चलती है। मान लीजिए जैसे कि ये क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होती हैं, निष्कोण वक्र होती हैं एक तरह से। इस पे जो स्पर्श रेखा, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जैसे कि मान लीजिए इसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचा जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे खींचा जाए तो यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, है ना, हर जगह ये। तो चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय सुई को रख करके खींचा गया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे कि मान लीजिए ये है, ये अभी आगे इसी को लिखना है। अंदर जो है S से N की ओर चलती हैं और सॉरी एक चीज़ इसमें हम जो है लिखना भूल गए पीछे कि जो कहने का मतलब ये था, तो जो चुंबकीय आघूर्ण था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन थी वो -m से +m की ओर होती है। शायद वहाँ पे हमने बताना भूल गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा वहाँ पे कि जो चुंबकीय द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है यम की जो दिशा होती है वो -m से इधर होती है +m की ओर होती है। मतलब S से N की ओर इधर होती है। जैसे कि उसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, उसी तरह इसमें माइनस जो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर -m से +m की ओर होती है। तो हालांकि हमने बोला तो था लेकिन लिखा नहीं था, तो आप लोग जो यम की हमने परिभाषा यानी फार्मूला लिखा था कि चुंबकीय द्विध्रुव, इसमें क्या होता है कि मतलब एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कि दो ध्रुव जो होते हैं, विपरीत ध्रुव जो होते हैं, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे हमने धारावाहिक कुंडली में भी बताया था कि चुंबकीय ध्रुव जो है एक ऐसा निकाय है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग इसको याद करिएगा कि उसकी डायरेक्शन S से N की ओर होती है, S से N की होती है, M से प्रदर्शित होती है। हालांकि हमने तो उस चीज़ को बता ही दिया था, ठीक। चलिए इसका जो दूसरा, और हाँ यहाँ पे क्या है कि N से निकल करके ये यहाँ पे आती हैं, इधर से निकल करके यहाँ पे आती हैं, ठीक। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, सीधे रहती हैं ऐसे, ठीक। यानी एक बंद वक्र बनाती है। चुंबक के अंदर S से N की ओर, बाहर N से S की ओर, यानी कि एक बंद वक्र बनाती हैं। जबकि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र में खुला बनाती है, वो प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती, क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। यानी ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके S ध्रुव पर मिलती है। यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है, S पर मिलती है, तथा चुंबक के अंदर S से N की ओर चलती है, S से N की ओर चलती है, मतलब एक बंद बना। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिए, S के अंदर ये है, यहाँ से निकले तो यहाँ पे आप एक बंद वक्र बनाते हैं, ठीक। ये क्या है, एक बंद वक्र बनाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण हो जो उसमें है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, मतलब क्रॉस नहीं करेंगे, कहीं भी एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे,
ठीक, इसको मिटा दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण गुण इसका तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। प्रश्न आएगा क्यों नहीं काट सकती हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? क्यों? अभी उत्तर लिखेंगे कि यहाँ पे कि क्योंकि कटान बिंदु पर दो क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है। सॉरी क्या है कि क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। छेद की क्या करती हैं? दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है? असंभव है, जो क्या है? असंभव है। तो छेद की दो दिशाएं प्रदर्शित करते हैं जो कि क्या है? असंभव है। ठीक है ना? तो ऐसा पूछा जाता है। चौथी बात यह है, धीरे धीरे 7-8 जो पॉइंट हैं उसमें लिखा जाएगा कि चौथी बात यह है कि कहने का मतलब यह है चौथी बात में कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर कोई तल रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर कोई तल रखा गया है तो उस तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरती हैं, उसे तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो उसके एकांत तल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तल क्षेत्र के परपेंडिकुलर लंबवत कोई तल रखा गया है तो उस तल के एकांत क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। हालांकि आगे हम लोग जब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ बात और भी क्लियर हो जाएगी। पूरे क्षेत्रफल से अगर गुजर रही है उनको फ्लक्स कहा जाता है। तो एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरेंगे, जैसे हमने आगे पढ़ेंगे कि फाई बराबर होता है B/A, पूरे क्षेत्रफल से फ्लक्स रेखाएं गुजरे तो उसको चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और एकांक एरिया से अगर गुजरेंगे, A से भाग देंगे तो उसे B कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए क्या है? लंबवत रखे गए तल से गुजरने वाली
गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं संख्या को क्या कहा जाता है? क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र रेखाओं की संख्या को या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ऐसे कह लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती है। ठीक है, एकांक एरिया से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम जो होता है या एक अलग से प्रॉपर्टी है कि बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होती है, चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक ना, क्योंकि एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो गॉस नियम क्या है कि जो क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं उसे नेगेटिव लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को, और जो उसे निकलती है उसे पॉजिटिव लिया जाता है। तो एकल ध्रुव के लिए होता है क्योंकि इसके अंदर अगर एकल ध्रुव है तो उससे बाहर फ्लक्स रेखाएं निकलेंगे वो पॉजिटिव, और कहीं से उसमें प्रवेश करेंगे तो नेगेटिव होता है। तो चूंकि एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व होता नहीं, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, दोनों ध्रुव साथ साथ होती हैं। कहने का मतलब है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई चुंबक रखा हुआ है तो उस चुंबक से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उतनी प्रवेश कर जाएंगी, यानी एक तरफ से जितने निकलेंगे दूसरी तरफ से उतने प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि जो नेट चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। नेट चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, या इसे हम हेडिंग डाइव लिख देते हैं, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। ठीक, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, क्योंकि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली क्या गुजरने वाला, उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करेंगे, आगे जस्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फ्लक्स जो गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होता है? वो 0 होता है। तो फ्लक्स को हम लोग बी ये है, तो किसी एरिया से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो जैसे हम उसमें क्या लिखते थे, ई डी ए होता है ना, या ई डी ए कॉस थीटा बंद पृष्ठ है पूरे सर्किल से पूरी एरिया से, तो उसी तरह से इसमें बंद पृष्ठ है तो सी यहाँ पे लगा दिया जाता है, पूरे सर्फेस या एस लगा दिया जाता है पूरे सर्फेस से, बी इंटू डी ए, इसी को हम लोग बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं या डेल्टा बी, है ना, या यस है तो डी एस कह लीजिए, ये इक्वल टू 0 होता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी डी एस कॉस थीटा, मतलब जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वो 0 होगा। ठीक, या फाई बी भी लगा सकते हैं चूंकि फ्लक्स जैसे वहाँ फाई ई था। क्यों 0 होता है? क्योंकि इसके दोनों ध्रुव साथ साथ होते थे, एक से निकलेगी उस प्लस मानते हैं, जो प्रवेश करेगी नेगेटिव नेट 0 हो जाएगा, है ना। जैसे एक बंद पृष्ठ है और यहाँ पे चुंबक रखा हुआ है एस और एन, तो यहाँ से निकली, यहाँ से निकलने वाली प्लस आने वाली माइनस, दोनों का नेट क्या होगा? 0। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब आगे 2-3 देख लेते हैं। अब जैसे क्या है कि ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब जैसे कि अगर क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या हो इस तरह से पैरेलल हो और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो, पैरेलल हो और एक दूसरे से, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं परस्पर समांतर होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है ना, हर जगह क्षेत्र जो है बराबर होगा, यानी कि जो क्षेत्र यहाँ पे होगा वही क्षेत्र होगा यहाँ पे। यानी जैसे अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो सॉरी यहाँ पे जैसे कि ओ और पी रख दिया गया तो बी ओ बराबर हो जाएगा बी, है ना। मतलब क्षेत्र रेखाएं जो है बराबर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बराबर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर। और उसी तरह से ये मान 7वां पॉइंट है, और असमान चुंबकीय क्षेत्र है। तो असमान एक चीज और है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहाँ प्रबल होते हैं वहाँ क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ दूर दूर होते हैं वहाँ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे इस तरह से। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पास पास है, यहाँ जाके दूर दूर हो गए। यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे कम होगा, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होते हैं वहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जहाँ दूर दूर होते हैं वहाँ पे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पास पास है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ दूर दूर है तो दुर्बल। पास पास होते सघनता, जैसे उसमें था सघनता, क्या बता रहा था, सघनता बता रहा था कि वो पास पास है, इसका मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, दूर दूर है तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना। तो ये असमान चुंबकीय क्षेत्र को भी बताता है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब है कि पैरेलल परस्पर हो और इक्वी डिस्टेंस पे हो तो समान। और यही अगर पास पास होंगी तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, दूर दूर होंगी दुर्बल। ये क्या बता रहा है, यहाँ प्रबल यहाँ दुर्बल, मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये हो गया असमान चुंबकीय क्षेत्र। ये ठीक है ना, ये हो गया असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे कि एक चीज और है यहाँ पे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वो ध्रुव सामर्थ्य के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होगी तो समानुपाती होती है ध्रुव सामर्थ्य। मतलब ध्रुव सामर्थ्य यम जितना अधिक होगा उससे उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जितना अधिक होगा उतने ही क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। ठीक। अब कुछ की क्षेत्र रेखाएं आप जानते हैं, जैसे कि अगर सीधा है चुंबक इस तरह से है, कुछ की क्षेत्र रेखाएं आप जैसे कि कुंडली है, जैसे सर्कुलर कुंडली है इस तरह से, तो उसकी क्षेत्र रेखाएं मतलब अगर करंट की डायरेक्शन जो है
इधर है तो क्षेत्र रेखाएं अंदर जाएंगी, मतलब प्रवेश करेंगी, है ना। करंट डायरेक्शन ऐसे है, तो इसकी जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं ऐसे होती हैं। ऐसे किनारे पे आती मुड़ती जाती और यहाँ पे ऐसे बना लेती, है ना। यानी इससे हो करके इसके अंदर से जाती, इस तरह से होती, यानी कि ये इस पे लंब होते हैं। तो जो बीच वाली होती हो क्या होती है, इस पर लंब होती है, लंब हो जाती। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर मान लीजिए धारावाही चालक का सीधा था, बता दें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये चीज़ कोई वो नहीं है, ठीक। ऐसा तो बताया जा चुका है। ये था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। इनकी डायरेक्शन कभी कभी परिमाण भी अलग हो सकता है, कभी कभी डायरेक्शन अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्शन और परिमाण सेम है, यहाँ पे देखिए कि डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे इधर जा रहे हैं, यहाँ पे इधर जा रहे हैं। यहाँ परिमाण भी अलग है, यहाँ का डायरेक्शन भी अलग है, ठीक है। इसीलिए पास पास है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल या समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया और समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये था इनका कुछ महत्वपूर्ण गुण, ठीक। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो है, अब हम लोग जो है चुंबक से रिलेटेड हम एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे, वो कि क्या फार्मूलों में समानता है, इसके और उसके फार्मूलों में समानता क्या है। जो एक आवेश के चुंबकीय क्षेत्र, आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, इनके आवेशों के बीच, इसके ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, एक ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके फार्मूले, मतलब जो फार्मूला वहाँ पे था उसी तरह का फार्मूला हम लोग यहाँ पे उसके एनालॉजी के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम कुछ जो है उसके आधार पे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्या हुआ यहाँ पे कि इसको मिटा दिया जाए, कि आप जो है नोट्स में क्या है कि, या ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र के सूत्रों की समानता, है ना। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के सूत्रों का में समानता, यानी उसकी समानता क्या, उसके एनालॉजी के आधार पर, है ना। जैसे कि अब हम लोग जो है अभी हम वहाँ पे ये भी जो है क्या नाम है, चुंबकीय विद्युत आघूर्ण सदिश राशि है और इस पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए दो चुंबक हैं एक दूसरे से जो है एक थीटा कोण पे झुके हुए हैं, तो उसका नेट कैसे निकाला जा सकता है ना। तो नोट में ही लिख लीजिए जो कि उससे एनालॉजी है। अभी तो क्षेत्र के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के फार्मूले लिखे जाएंगे, ठीक ना। ये कहेंगे जैसे कि अगर मान लीजिए एक चुंबक जो है इस तरह का है और एक चुंबक इस तरह का है, यस और यन है और इधर है, यन की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है, तो इसका ये जो बीच से कोण है तो इसका जो वो होता है परिणामी बीच से ही जाएगा, जिसको हम लोग M कह सकते हैं। इसको निकाल, क्योंकि वेक्टर राशि, इसको भी अगर हमको निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे,
m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। क्या निकालेंगे? cos थीटा। और इसके परिणामी का अगर मान लीजिए किसी भी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव की डायरेक्शन से, ऐसा कि P वाला भी था, तो अगर वो डायरेक्शन निकालना है, मान लीजिए कि अगर किसी से, मान लीजिए कि ये इसके से अल्फ़ा पूरते हैं, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। tan अल्फ़ा क्या लिया जाता था उसमें? m2 tan अल्फ़ा क्या था? m2 sin थीटा, यानी b sin थीटा था, यहाँ तो हो जाएगा m2 sin थीटा प्लस m1 m2 cos थीटा प्लस m1 m2 क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये आता था। तो उसमें क्या आता था? tan अल्फ़ा बराबर, जो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, वो b, जैसे दो वेक्टर हैं a और b, तो b sin थीटा बटे a1 प्लस b cos थीटा, तो बाद वाला जो है ऊपर रहता है। ठीक, तो ये निकल गया। उसी तरह से इनके बीच अगर जो चुंबकीय बल की बात करें, दो विलगित जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो बल होता है विलगित, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि या तो दोनों उत्तरी ध्रुव हो, या तो दोनों चुंबकीय ध्रुव हों, अरे दक्षिणी ध्रुव हों, या एक उत्तरी हो एक दक्षिणी ध्रुव हो, दो चिन्ह के साथ रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे m है और यहाँ पे जैसे कि m2 है ना, और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है μ0 4 पाई m1 m2 r, ये होता है। ठीक, अगर एक माइनस एक प्लस है तो ये आकर्षण का हो जाएगा, अगर दोनों प्लस हैं तो ये कैसा हो जाएगा? प्रतिकर्षण का हो जाएगा, है ना। और जैसे वहाँ पर हम लेते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से यहाँ पे एयर के लिए हम लेते हैं μ0 4 पाई, ये कांस्टेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे? ये कांस्टेंट यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा इतना न्यूटन। दोनों प्लस तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, एक माइनस तो आकर्षण होगा। m1 m2 को चिन्ह के साथ इसमें रखना है, ठीक ना। वेक्टर राशियों में तो चिन्ह नहीं दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हमको पता होती है कि इसकी जो राशि हम निकालते हैं उसकी डायरेक्शन वहाँ लिखी जाती है। ठीक, तो ये होता है, ठीक है। और यहाँ से ये भी है कि f प्रपोर्शन, ये हो गया दोनों सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के जो समानुपाती होता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं तीसरे एनालॉजी की तरफ। सब उसके फार्मूले के आधार पे इसके फार्मूले लिखे जा रहे हैं, ठीक ना। उसके फार्मूले के आधार पे ही इनके क्या लिखे जा रहे हैं? फार्मूले लिखे जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरे में क्या है कि किसी चुंबक के एक ध्रुव से r दूरी पर अगर हम बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तीसरा है कि किसी चुंबकीय ध्रुव से, तो किसी चुंबक के एक ध्रुव से, ऐसे नहीं, किसी चुंबक के एक ध्रुव से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो होती है, उसी के आधार पे μ0 4 पाई m/r, उसकी क्या होती थी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो
इसकी डायरेक्शन जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के कारण दूर की दिशा में है ना तीव्रता। तो इसकी जो दिशा होती है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर राशि है, इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव के कारण दूर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव के कारण ध्रुव की ओर होती है, ध्रुव की ओर। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्लस m है तो पॉइंट P पर इसकी जो डायरेक्शन होगी इधर होगी, और अगर माइनस m है, r दूरी गति है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक, यानी एक ध्रुव से दूर की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव से क्या होता है, दूर की ओर होता है प्लस के कारण, और माइनस के कारण क्या होता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव के कारण ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव के कारण ध्रुव से दूर की ओर होती है। ठीक, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की ओर, यहाँ पे ठीक। अब है, ये तो हो गया। अब सिंगल ध्रुव के कारण है, यहाँ पे सिंगल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका चौथा है कि मान लीजिए कि ध्रुव जो चुंबक के दोनों ध्रुवों के अक्ष पर और उसके निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चौथा है, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये चुंबक है, इसका एक ध्रुव यन है और ये यस है, इसे मिलाने वाली रेखा ये इसकी अक्ष होती है, और इसके सेंटर से लंबवत जो इसका निरक्ष होता है, इसके सेंटर से मतलब कोई पॉइंट P है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालना। ठीक है, मतलब दूरी जो इसके सेंटर से r है यहाँ तक, और ये जानते हैं यल यल है, तो यहाँ पे इससे ये दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, r माइनस यल हो जाएगी, और यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ वाली r प्लस यल, यही ना। तो जानते हैं यन के कारण इसकी दूर की तरफ होती है, जिसको हम लोग B1 कहेंगे, और इसके कारण इधर होती है, जिसको हम लोग B2 कहेंगे। तो ये चूंकि करीब है तो इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा होगा, वो दूर है उसके कारण कम होगा, तो इसलिए इसका अंतर लिया जाता है। तो वो तो नेट जो इसका हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, B आएगा μ0 4 पाई और 2m करके आता है अपान r3, 2m करके अपान r3, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको टेस्ला में। तो चुंबक के अक्षीय बिंदु पर ये होता है ना, चुंबक के क्या है, अक्षीय बिंदु पर उसके दोनों ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसी तरह से हाँ, इसकी दिशा देख लीजिए, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, दिशा जो होगी इसकी, इस क्षेत्र की जो दिशा होगी, इसकी दिशा चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होगी। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, S से N की होती है। इसकी दिशा चुंबक के
चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में, इसकी दिशा चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में है ना। इसकी दिशा चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण के दिशा में होती है, मतलब ये है। इसी तरह से इसके निरक्ष की बात करें तो चुंबक के जो निरक्ष की बात किया जाए, जैसे ये हमारा चुंबक यही बना देते हैं, इधर लिख देंगे ये एस और ये एन, ये सेंटर है। जो इसके अक्ष की लंबवत रेखा पास होती है यहीं पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आर है, एक यहाँ से दूरी और एक यहाँ से दूरी, ये एन, ठीक। तो इसका जो है ठीक उसी तरह से उसके आधार पर हम इसका जो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बी की डायरेक्शन, ये यल है। तो ये मान लीजिए थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये डायरेक्शन पता हो जाएगी, कितना होगी आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इसी तरह से ये भी हो जाएगी आर स्क्वायर, ठीक। इसकी दिशा चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में, तो उसका हो गया। इसका भी कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी आधार पे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी जो म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब आएगी, मतलब जस्ट उसकी आधी, ठीक। यहाँ पे देखिए एन के कारण दूर की तरफ होगी इधर, यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे आघूर्ण की दिशा में होगी, की दिशा में देखिए इधर V1 मान इधर हो जाएगा, और यस के कारण इसके तरफ होती है तो उसका ये B इस साइड आएगा, देखिए। और चूंकि आघूर्ण की डायरेक्शन यस से एन की होती है, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो दिशा जो होगी इसकी वो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की समांतर विपरीत दिशा में होगी, और इसकी क्या है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में, मतलब चुंबकीय अक्ष के अनुदिश उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में। तो इसकी दिशा जो होगी, दिशा चुंबक के अक्ष के समांतर इसके चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है, मतलब विपरीत। देखिए इधर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, एम की डायरेक्शन है, ठीक। तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम इसको देते हैं मिटा, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं तुरंत अभी, ठीक। बिल्कुल वही फार्मूला है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है।
इसको प्रूफ करने का वही तरीका है, तो प्रूफ एक बार आप कर ही चुके हैं, तो सारी चीज़ें वही है। तो अब हर चीज़ वही है। तो इसका जो एक तरीका ये है कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो आप भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चुंबक है और इसके अक्ष पर वो पॉइंट ना हो करके, जैसे सेंटर वो है मान लीजिए, ना अक्ष पे हो ना निरक्ष पे हो, किसी एंगल पर यहाँ पे हो। अगर वो पॉइंट यहाँ पे हो, मान लीजिए इसके अक्ष से डायरेक्शन से थीटा पे, तो एक जनरल फार्मूला उसमें भी आया था, है ना, ये किसी कोण पर है ना, तो इसकी डायरेक्शन जैसे है, तो दो घटकों में से तोड़ के हमने बनाया था। यहाँ पे पी के डायरेक्शन है एक, तो जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है इस ठीक, तो एक तो अक्ष पे हो गई और एक निरक्ष पे होता है, तो हमने दोनों निकाल लिया। अब क्या है, इस पे जो है किसी कोण पर है, ना वो अक्ष की डायरेक्शन में है और ना ही किसके डायरेक्शन में है, निरक्ष के डायरेक्शन में, बल्कि किसी एंगल पर है, ठीक है ना। तो उससे जो है हम इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B, वो उसका जो फार्मूला आएगा म्यू नॉट 4 पाई m अपान r³ अंडर रूट जो होता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला होता है इस पॉइंट पे। ठीक, तो इस थीटा की वैल्यू बदल करके हम इसको निकाल सकते हैं। और मान लीजिए कि फाई डायरेक्शन पे है, मतलब इसकी डायरेक्शन से मान लेते हैं कि जो उसका परिणामी जो है क्षेत्र का वो इस डायरेक्शन में है, फाई एंगल ये है, तो tan फाई बराबर हम लोग निकाले थे हाफ tan थीटा होता है, कैलकुलेट किया गया था वहाँ पे, ठीक, जाके पीछे देख लीजिए, ठीक है ना। तो अक्षीय बिंदु के लिए क्या होता है, अक्षीय बिंदु के लिए जो थीटा होता है वो 0 हो जाएगा। तो जब हम थीटा 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 4 4 का वर्गमूल 2, तो v की वैल्यू निकल के आएगी म्यू नॉट 4 पाई 2m अपान r³। निरक्षीय बिंदु के लिए, निरक्ष के लिए थीटा क्या होना चाहिए, घूम के यहाँ पे आ जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 होता है, √1 का 1 होता है, तो v बराबर हो जाएगा m/r³। ठीक, तो ए एक्सियल है तो बी ए लिख सकते हैं, ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे है, निरक्ष पे है ना, ट्रांसवर्स पोजीशन पे है, तो बी टी लिखिए ना, ट्रांसवर्स पोजीशन पे है, टी लिख लीजिए, ट्रांसवर्स ए से एक्सियल। ठीक, तो इस तरह से है। तो इस तरह से इसका ये जनरल फार्मूला है, ठीक है ना, कि एक्सिस पे पॉइंट ना लेकर भी ना निरक्ष पे लेके कहीं थीटा एंगल पे लिया जाता है, तो उसका जो जनरल फार्मूला ये कैलकुलेट करके आता है। अगर मान लीजिए कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन से फाई खोलते हैं, तो tan फाई बराबर हाफ tan थीटा होता है, ठीक।
इस तरह का फार्मूला आप लोग पीछे जो है देख ही चुके हैं, प्रूफ भी देख चुके हैं, बस सबसे खाली उसी के आधार पे इसके फार्मूले को लिखना है। अब जैसे अगर हम कहें तो इस तरह के फार्मूले की बात करें कि जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात करें, है ना, छठवें की बात करें, मान लीजिए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे चुंबकीय द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव यानी चुंबक पर क्षण चुंबक लिख दीजिए, क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा इस आधार पे, जबकि हमने निकाला है कुंडली वाला, अभी जस्ट पीछे निकाला कुंडली के, तो यहाँ हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा md साइन थीटा। क्या हो जाएगा md साइन, जबकि वहाँ कुंडली में m बराबर NIA होता है। कुंडली में क्या होगा, m बराबर NIA, तो यहाँ पे चुंबक है तो उसका m रहेगा ही। यानी कि कहने का मतलब अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये है और चुंबक ऐसे रखा हुआ है, ये इसके साथ कितने कोण, ये m की डायरेक्शन है, तो जहाँ पे थीटा जो है b और m के दिशा के बीच के कोण है ना, जहाँ पे क्या है थीटा b की दिशा तथा यम की दिशा के बीच का कोण, यम की दिशा के बीच का कोण, मतलब है कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा है। मतलब इसकी अक्ष, जो चुंबक की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच की कोण, ठीक है। तो ये भी पीछे आ चुका, वहाँ पे वो क्या फार्मूला होता था, वहाँ पे होता था टाउ बराबर PE साइन थीटा होता, थीटा PE के बीच का कोण होता, और इसका जो है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से इसकी डायरेक्शन, क्योंकि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि है, वहाँ पे यही चीज़ क्या लिखी जाती थी, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर, ये सब। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यम जो है इसका चुंबकीय आघूर्ण है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो फार्मूले की तरफ और जाते हैं, इसके बाद इसको यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। सारे फार्मूले जो है उसी के आधार पे हैं। अब इसके बाद जो 7वां या 8वां जो भी है, इसके बाद ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव मतलब वही छड़ चुंबक हो, कुंडली हो, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को
थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, mv1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल उसी तरह से जहाँ पे वो था वहाँ पी का 1 माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे mv1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 आप रख के W निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दोनों ध्रुवों को जो निकाय बनता है उसकी स्थिति, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, मतलब माइनस क्या होती है, पी वहाँ पे कॉस थीटा थी, यहाँ पे माइनस mv कॉस ये होती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है आप एक बार 0 रख के, एक बार 90 रख के, एक बार 180 रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0, थीटा 90, थीटा 180 रख चेक कर सकते हैं। और किसी स्थिति में रखने पर, क्योंकि 0 पे रखेंगे तो कुछ भी आएगी, यहाँ पे माइनस mv हो सकती है, नेगेटिव आ जाएगी। 90 पे रखेंगे तो 0 हो जाएगी, है ना। किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव किसी स्थिति में रखा हुआ है तो उसके पास कितनी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, उसका फार्मूला ये है। तो ये सारे फार्मूले जो है आवेश के चुंबकीय क्षेत्र के जितने फार्मूले थे उसी के आधार पे लिखे गए हैं, वहाँ का जैसा प्रूफ था उसी के प्रूफ पर बनाए गए हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। आज का एक इंट्रोडक्शन था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र के आधार पे चुंबकीय क्षेत्र के सारे फार्मूले थे, बिल्कुल उसी की एकदम हूबहू कॉपी है। बशर्ते थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेशन अलग है, बी वहाँ पे ई था, यहाँ पे बी है, वहाँ पे पी है, वहाँ पे एम है, ठीक है ना। वहाँ पे आवेश को -q + q से, यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य को +m -m से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हैं। वहाँ पे थोड़ा क्षेत्र रेखाएँ खुला वक्र बनाती थी, यहाँ बंद वक्र बनाती हैं, तो सिमिलरिटी ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक। और हमने चुंबक के गुणों के बारे में बताया, चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हर तरह से बताया। तो इस वीडियो को बस इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि हमारा हर वीडियो लेक्चर 1.5 घंटा का होता है, तो इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हमें हाई बोर्ड की परीक्षा तक इस सिलेबस को ख़त्म करना है। तो आप इस वीडियो को एक दिन में नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में पढ़ा करिए और इत्मीनान से पढ़ा करिए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, जो भी आपको दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें यह प्रॉब्लम है या ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। थोड़ा जब मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे थोड़ा गर्मी का मौसम, गर्मी ज़्यादा होता, पसीना होता, इसीलिए हमने पंखा लगाया हुआ, उसकी थोड़ी आवाज़ आती है। तो क्या करें, आप वीडियो को ईयरफोन से स्लो करके सुनेंगे तो आपको पंखे की आवाज़ कम आएगी। तो आप अकेले में ईयरफोन लगा करके तब उसको पढ़ा करिए, किसी शोर शराबे के स्थान पे नहीं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन वहाँ नहीं बनेगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे जो भू चुंबकत्व के बारे में होगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।